कल कहाँ तक हुआ था? 10वां नंबर तक, 10 तक हो गया था ना। अच्छा, इसका आंसर मिसमैच करना था थोड़ी सा ना 10वां नंबर का। चलो 10वें नंबर को देखते हैं फिर से। जानते हो आंसर मिसमैच करने का रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि वो दूसरे तरफ पक्षांतरित किया होगा माइनस को। चलो क्या था, व्यापक हल ज्ञात करना था ना इसका। हल क्या दिया है? ये दिया है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण क्या बेटा? e की पावर x, और ये क्या हुआ? tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x और sec स्क्वायर y और dy इक्वल कितना हुआ? 0। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है। वैसे अवकल समीकरण जानते हो, ये नहीं बनेगा। अवकल समीकरण अगर हम देखें तो अवकल समीकरण अब बनाएंगे, देखना dy अपॉन dx देखना चाहिए। हालांकि मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ तुम्हारे पास, अगर हम देखें ये हुआ e की पावर x, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया? पहले चलो लेके चलते हैं। ये पोर्शन अपना इतना सेम लिख लिए, ठीक, और ये पोर्शन भी अपना सेम लिख लिए, ठीक। बस फर्क ये है कि बराबर के उधर लेके गए तो माइनस का डाल दिए। देखो ये हमारा सेम है, ये उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो कल हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया था, वो भी गलत नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि इस केस में उल्टा हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आपका आंसर इसके हिसाब से मिसमैच हो रहा है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा माइनस से बटे में ले आते हैं। तो जब बटे में लाएंगे तो देखो e की पावर क्या हुआ? x, और ये क्या हो गया? माइनस 1 माइनस e की पावर x, और ये क्या हुआ तुम्हारे पास? dx, और ये वाला tan y बटे में डाल देंगे इधर, तो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर y, और क्या हो जाएगा नीचे कितना होगा तुम्हारे पास? tan y। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, और ये तुम्हारे पास ही बन गया, और ये क्या था तुम्हारे पास? dy। देखो चर पृथक पृथक हो गया ना, माइनस कभी हर में रखते नहीं है, तो कहाँ ले गए आंसर? मतलब क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर x, और नीचे कितना होगा? 1 माइनस e की पावर माइनस x, और क्या हुआ? dx। अब इस केस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये तो वही रहेगा sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y, और बटे कितना हुआ तुम्हारे पास? tan y, और ये क्या हुआ? dy। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो अब क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जब समाकलन आप करो तो इस केस में क्या हुआ? इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर दो, e की पावर क्या हुआ? x, और 1 माइनस e की पावर क्या हुआ? x, और क्या हुआ? dx इक्वल यहाँ से क्या हुआ तुम्हारे पास? ये हुआ sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y, और बटे कितना हुआ तुम्हारे पास? tan y का क्या कहलाया? dy। ये हुआ। अब देखो नीचे वाले को मानते हैं t, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? तो चलो पहले मान के देखो, यहीं पे आप यहाँ पे लिखते हैं, फिर सेट कर देंगे। चलो क्या करेंगे? माना, क्या माना? 1 माइनस e पावर x को हमने क्या मान लिया? t1, क्योंकि एक को t1 नाम दे रहे हैं, ठीक है, इधर वाले को मानना पड़ेगा। और इधर वाले को, नीचे वाले को मान लिया क्या? tan y को हम क्या मान लिए? t2 मान लिए। ठीक, इस केस में देखिए अगर इसको देखो, एक तो हो जाएगा कलन 0, और e पावर x का माइनस बाहर रहेगा, e पावर x का e पावर x रहेगा। ठीक है, और ये साथ में तुम्हारे पास क्या रहेगा? बट dx इसमें चला गया dt1 में। ये पूरा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये वाला जो माइनस हमने बाहर दिया था, ये माइनस को हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, वो माइनस। अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी मिस हुआ है ना, इसको धोखे से माइनस लिख दिया है ये। ठीक है, ठीक है, ये e पावर x था वो। हाँ अब देखो, और यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा? tan y का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर y, और क्या होगा? sec स्क्वायर y, और क्या होगा? dy, और यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? किस में चला गया? ये d2 में। ठीक, ये बन गया। ठीक है, अब मान से ट्रांसफर करो तो देखो ये दोनों जो है माइनस सहित
किस में चला गया है, dt1 में, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, नीचे वाले को आपने पहले t मान रखा है, t1 माना है, और ये हो गया, और बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया, ये दोनों चला गया किस में, dt2 में, dt2, और नीचे वाले को आपने मान रखा है t2। ठीक, अब इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या बना आपका, ये आपका कहलाएगा log t1 और ये क्या कहलाएगा log t2। तो अगले वाले को आप क्या लिख लेंगे, log c। ठीक है, अब देखिए t1 वाले पोर्शन पे अगर हम बात करते हैं तो log t1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो log t1 से तुम्हारे पास क्या कहलाया, t1 वाले किसको माने आप। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो t1 अपन माने इसको माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फिर से अगर देखा जाए, ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहले t2 वाले को आप लिख लो। मतलब कहने का ही मतलब हुआ जैसे जब आंसर में फर्क देता है, आंसर इसका क्या दे रहा था, चेक करो, उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे अपन। t1 का मान क्या है, 1 माइनस e पावर x, मुझे लगता है ये था, c के अकॉर्डिंग लिया था। तो देखो अगर ऐसा होगा ना तो फिर अपन को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे अपन, पहले इसको लिखेंगे d2 और एक पास क्या होगा t2 और इंटीग्रेशन बाद में लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन dt1 और क्या हो जाएगा हमारे पास t1, और इस केस में क्या कहलाएगा हमारे पास log t2 और ये क्या कहलाएगा log t1 और समापन c। तो c के साथ क्या करोगे आप, यहाँ से log c जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक, अब बताओ ये क्या हुआ, log और t1 इसको क्या माने हो, अगर हम देखें t2 किसको माने थे आप, tan y को, तो ये क्या हुआ log और ये क्या हुआ tan y, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास log और इसको आप क्या माने हो 1 माइनस e पावर x t1 को, और प्लस क्या हुआ तुम्हारे पास log क्या कहलाया c। अब देखना तो ये आपके पास क्या कहलाया log और ये क्या कहलाया tan y और इक्वल क्या कहलाया, देखो log m प्लस log n, तो क्या होगा log m इंटू n, तो पहले लिख लो c और फिर क्या हो गया 1 माइनस e पावर क्या हो गया x। अब लॉग्स कैंसिल, तो क्या होगा तुम्हारे पास tan y और इक्वल क्या कहलाया c और इनटू क्या हो गया 1 माइनस e पावर x, यहीं पे छोड़ा होगा, यही था ना। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जैसे यहीं पे अगर हम दिमाग लगाओ, अगर पहले इसको लिखते बाद में इसको लिखते है ना, तो अगर ऐसा भी नहीं लिखते तो भी आंसर में फर्क पड़ता है ना, तो इससे ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपसे बनना चाहिए वो, तो आंसर देख रहे हैं आप, इसलिए आंसर के अकॉर्डिंग ले भी आए है ना, बता दिए। अब देखो क्या बताओगे, यदि दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। देखो आंसर पीछे मत भागो, बनना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, जब बनने लगेगा ना तो फिर आप ऑटोमेटिक, जैसे मान लो नहीं भी आया ठीक है आपके पास, ठीक है, तो आप फिर उस तरह का सेट कर लो कि पहले हम इसको कर लेते हैं फिर बाद में इसको करके देख लेते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, है ना, तो इससे ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आंसर के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, मेथड बनना चाहिए आपसे, ये पता होना चाहिए बस। ये लीजिए, ठीक, ये कंफर्म था, ये था पूरा। ठीक है, बनना चाहिए, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि 3 विधियों में से एक आध दो विधि आ नहीं आ रहा है, कंफर्म है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या था तुम्हारा, जो अपन अब हम विशिष्ट हल वाले में बात करेंगे ना, ध्यान से सुनना, विशिष्ट हल। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 11 से लेकर 14 तक सब विशिष्ट हल वाले हैं। बोला गया है प्रश्नों को क्या बोला, अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। पेपर में खुद बोलेगा, अवकल समीकरण देगा, बोलेगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या बोलेगा तुम्हारे पास, जब विशिष्ट हल बोलेगा, जब तक व्यापक हल न बने तब तक विशिष्ट हल नहीं बन सकता है। बताया ना, अवकल समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं, एक व्यापक हल है और एक क्या है, विशिष्ट हल। व्यापक हल वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक एक तरफ चर करो, वही चीज तो इसमें भी करना पड़ेगा, एक एक तरफ चर करना है और सीधे समाकलन करके हल कर ले जाओ। ठीक है, तो व्यापक हल भी अपन को देखना है और व्यापक हल के साथ साथ आपको क्या करना है, ठीक, पहले व्यापक हल उसके बाद विशिष्ट हल। ठीक, तो चलो पहले एग्जांपल देखते हैं अपन। हालांकि पुरानी बुक है ना, तो ध्यान रखना कि परेशान ना होना। ये व्यापक हल था, और हाँ एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि जब जब वो देगा, ठीक,
हल करने के लिए हाँ बताइए, ये कौन सा नंबर का एग्जाम्पल आपका? एग्जाम्पल नंबर 6। 5 तक का कल हो गया था ना। पुरानी बुक होने के कारण यहाँ पे 11 लिखा है ना, क्योंकि एक तो प्रश्न हमने हटा दिया गया है ना। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6 है। देखो करना सेम है, लास्ट में सिर्फ आपको मान रख देना है, ठीक है। तो एक आध तो हम यहाँ बता दे रहे हैं एग्जाम्पल का, और एक आध तो उसका बता देंगे, बाकी कर ले जाना आप, ठीक। चलो क्या लिखोगे आप? हल करने का तरीका सेम रहना चाहिए। क्या करोगे? मानोगे, सॉरी मानना क्या है, दिया तो है। क्या लिखोगे आप? दिया है। क्या दिया है बेटा? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण आपका क्या दिया है? dy अपॉन dx इक्वल माइनस 4xy का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया? फर्स्ट। एक तरफ व्यापक हल करना हो चाहे विशिष्ट हल करना हो, एक तरफ ही लेके आना है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। और जब एक तरफ आप लेके आएंगे तो देखिए क्या हुआ। अगर हम देखें तो ये बन जाएगा क्या? dy, और बटे में आप क्या डाल दोगे? y का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 गुणा करो तो -4 रहने दो और x रहने दो, और ये कितना हो गया? ds हो गया। हो गया। दोनों पक्षों में आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन जुड़ गया, और क्या हुआ? ये dy अपॉन क्या हो गया? y का स्क्वायर इक्वल माइनस का 4 बाहर कर दीजिए और x का dx कर लीजिए, ठीक। अब इस केस में आपके पास कितना हुआ? देखो ये ऊपर जाए तो y पावर -2 हो जाएगा, और क्या हुआ? dy हुआ, माइनस का 4 हुआ, x हुआ, और क्या कहलाया? dx कहलाया। इस केस में आपके पास घात में जो भी होता है एक जुड़ जाता है, वही चीज बटे में आ जाता है। तो दिमाग लगाओ, अगर मैं एक जोड़ दें तो -1 हो जाएगा, वही माइनस पर नीचे आ जाएगा, और ये कितना हुआ? -4, और इनटू ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2, और प्लस तुम्हारे पास समाकलन निशान क्या जुड़ गया? c जुड़ गया। इस केस में अगर आप देखें तो आप इसको, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे जब डालेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, क्योंकि y की पावर -1 मतलब y इनवर्स मतलब नीचे आके होगा, कैंसिल तो 1 कम 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो गया, और प्लस कितना हुआ आपके पास? c कहलाया। अगर आप देखें तो -2x को जब आप इधर जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो गया? 1 अपॉन y होगा, और इक्वल कितना कहलाया आपके पास? c। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि यही क्या है? कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये कितना हो गया तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं कि यही क्या है आपके पास? इसी को हम कहेंगे कि ये समीकरण मतलब दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापक हल कहते हैं, ठीक है। तो एक केस तो आपका ये हो गया कि यही तुम्हारे पास क्या है? यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है? व्यापक हल है। अच्छा व्यापक हल तो है, जब तक व्यापक हल ना निकले तब तक विशिष्ट हल नहीं निकाल सकते हो आप। विशिष्ट हल के लिए कुछ नहीं है, x और y का मान देता है, तुमको c का मान निकालना, ले जाके इसी में ट्रांसफर कर लेना। इसको आप मान सकते हो क्या? समीकरण नंबर नाम दे दो क्या, कि भैया ये समीकरण नंबर क्या हमारा? सेकंड है, ठीक है। अब देखो कंडीशन अप्लाई वो खुद किया है, यदि y का मान क्या दिया गया है? 1 है, और x का मान क्या है? 0 है, ठीक है। तो चलो आधा पार्ट हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो आपको दिखेगा भी और आप समझ भी जाओगे। देखो अब क्या है? अब y बराबर कितना है? 1, और तुम्हारे पास कितना दिया गया है? x बराबर क्या है? 0। कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में, सॉरी 1 नहीं, ये 2 में रखने पर। और जब रखेंगे ना बेटा तो बताओ आप ये कितना हो गया? 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हुआ? 1, और इक्वल कितना हुआ? c। घूम फिर के देखो ये 0 हो गया, और यहाँ पे बचे -1, यानी c का मान कितना निकल गया? -1। अब जब c का मान तुम्हारे पास -1 निकल के आ गया तो इसका साफ मतलब ये है कि c के मान को उठा के ट्रांसफर कर दो कहाँ? समीकरण नंबर 1 में कर दो, ठीक है। तो सॉरी समीकरण नंबर 2 में करना है, तो आप लिखोगे क्या? c के मान को समीकरण किसमें? समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो देखो क्या हुआ? ये हुआ क्या? 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हुआ? y,
और इक्वल कितना हो गया -1। अब -1 को तुम इधर लेके आओ तो दिमाग लगाओ, ये इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ तो 1/y इधर जाके प्लस हो गया और ये इधर आके भी प्लस हो गया तो 2x² हो गया और प्लस का कितना 1। कुल मिला के अगर हम y को यहाँ ले जाए पूरे को यहाँ ले आए बटे में आएंगे, ठीक। तो इसका क्या मतलब निकला, देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या कहलाएगा 1/2x² और प्लस क्या हुआ 1। और यही क्या है तुम्हारा यही क्या है दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है, ठीक है। क्या लिखोगे, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है विशिष्ट हल है, ये इसका कंडीशंस है, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो और ये समझ में आया कैसे करना है। अब इसी तरह की पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है पूरे करने हैं, ठीक है, मतलब A to Z पूरे के पूरे ऐसे ही करने हैं, ठीक। कि पहले व्यापक हल, मतलब काम से ही में व्यापक हल तो निकालना ही पड़ेगा, जब तक व्यापक हल नहीं निकलेगा तब तक आप विशिष्ट हल नहीं निकाल सकते। विशिष्ट हल के लिए ये तो सीधे सीधे मान दे देगा, ये तो कोई ना कोई प्रॉपर बिंदु ही देगा, वो तो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट केस देखो अगला, एक ये क्वेश्चन भी रखा है और ये शायद एग्जांपल नंबर आपके में 7 में होगा, है ना, नई बुक में। किसमें 7 पे है, चलो हाँ क्या लिखोगे, दिया है। अब देखो बताया ना बिंदु से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण, मतलब कि बिंदु से गुजर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि ये बिंदु के रूप में x और y का मान दे दिया है, ठीक है। तो देखो अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण तुम्हारे पास क्या बताया गया बताओ, x dy और कितना है 2x² प्लस का 1 ये है और ये तुम्हारे पास कितना हुआ dx है, ठीक है। अब देखिए स्टार से तुमको मतलब नहीं है ना, देखो पहले तो तुम्हारा काम एक एक तरफ करने का है, तो कितना हुआ यहाँ से dy, इसको नाम दे देते हैं कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dy। y वाला पोर्शन तो है ही नहीं कि तुम बटे में लाओगे कुछ, ये लेके जाओगे गुणे में लाओगे, कुछ भी नहीं है। ये कितना हुआ 2x² हुआ, धन का 1 हुआ और ये बटे में ये चला गया कितना x और ये आपके पास क्या कहलाया dx, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं तो देखो dy बराबर कितना हो जाएगा, अगर तुम इसको अलग करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 2 और 2x² बटे x होगा, मतलब केवल 2x बचेगा कट के और धन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये क्या कह रहा है dx कह रहा है। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करने पर, और जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे ना बेटा क्या हुआ dy और यहाँ से देखो इसको अलग अलग करके कर दो, 2 बाहर कर दो x का क्या हुआ dx और यहाँ पे कितना हो गया 1 बटे x का क्या हो गया dx। अब इसका समाकलन क्या होगा y 2 और देखो इसमें कितना हो जाएगा x² y कितना हो जाएगा 2, ठीक है, समाकलन x का और कितना हुआ ये आपका कहलाया क्या log x और कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा क्या c, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट आपका क्या बना, देखिए y और 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो x² और धन कितना कहलाया तुम्हारे पास log x और ये धन तुम्हारे पास कितना कहलाया c। अब यही तुम्हारे पास क्या है, अगर हम इसकी बात करें ना तो ये तुम्हारे पास क्या है दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अच्छा एक कंडीशन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं बार बार दोहरा भी रहा हूं, जहां पे मतलब जिस अवकल समीकरण का व्यापक हल निकलता है तो इसका मतलब जितने कोटि का व्यापक हल होगा ठीक ना उतने ही स्वेच्छाचार होते हैं। देखो उसमें था ना कहीं पे 9.2 में था, क्या 9.2 में था ना ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो देखो ये व्यापक हल है तो मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब देखो व्यापक हल में एक कुल मिला के स्वेच्छाचार है, तो जब एक स्वेच्छाचार है तो इसका मतलब ये प्रथम कोटि का ही अवकल समीकरण है, ठीक है। और अगर डबल निकलेंगे तो मतलब द्वितीय हुआ, और विशिष्ट हल में किसी भी प्रकार का नहीं निकल के आता। देखो क्या यहाँ पे अभी विशिष्ट हल में था, ये जो विशिष्ट हल निकाले क्या यहाँ पे कहीं पे स्वेच्छाचार है,
तो इसीलिए विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या शून्य होती है और व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या उतनी ही होती है जितने क्या होते हैं, जितने कोटि का अवकल समीकरण होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छे से खूब पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कोटि भी पूछता है, घात भी पूछता है, साथ में तुम्हारे पास स्वेच्छ अचरों की संख्या भी पूछता है। ठीक है, तो जिसका व्यापक हल होगा और जितना है ना, व्यापक हल वाले का ही निकलेगा क्या स्वेच्छ अचर, बाकी का नहीं निकलता है। ठीक है, विशिष्ट हल का नहीं निकलेगा। तो ये तो मान लो ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। ठीक, अब ये जो समीकरण इसको हम क्या नाम देंगे, 2। ठीक, ये जो समीकरण है ना, वही बिंदु किससे गुजर रहा है, बताया गया है कि भैया किस बिंदु से गुजर रहा है, देख लो 1 और ऋण 1 से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करके रखा है। तो ये है। ठीक है, नीचे ये जो दिया है लिख लेना, यही दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण 2 है ना, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 बिंदु किस बिंदु से गुजरता है, 1 से होकर जाता है, तो बिंदु समीकरण 2 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अच्छा, ये समीकरण जा रहा है तो मतलब संतुष्ट करेंगे, तो समीकरण 2 जब जा रहा है तो देखो मतलब कुल मिला के क्या हो गया, अगर हम देखें तो y संतुष्ट करें मतलब y का मान कितना, 1, क्योंकि जिस बिंदु से जाएगा उसी बिंदु से 1 दोनों जगह है, तो y का मान भी रख दिए 1। उसके बाद x का मान, x स्क्वायर का मान, देखो x का मान 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1, और घन तो वापस कितना कहलाया log, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और समान परिमाण क्या हो गया c। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और log 1 का मान तो ऐसे 0 होता है। ठीक है, कुल मिला के c का मान क्या निकल गया, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और दिखा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कहां से लेके आ गए हैं। ये कितना हुआ, 0 बराबर log 1 का मान 0, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास c, इसलिए log इसका मान क्या निकल गया, ये निकला। अब ये आपके पास हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, आप बताओगे c के मान को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण में किसमें, 2 में रखने पर, और जब 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, y बराबर कितना हुआ, x स्क्वायर और प्लस कितना हुआ log x, और ये धन तुम्हारे पास 0 हो गया, 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो x स्क्वायर प्लस कितना हुआ आपका log x, और यही क्या है, यही दिए गए अवकल समीकरण का लिखना पड़ेगा, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। बस इतने में आपको छोड़ देना है। ठीक, तो ये पता होना चाहिए, थोड़े से नॉर्मल सा तो है, ज्यादा हाई फाई भी तो नहीं है। बस अब देखो इसी का एक और होगा, ये तो बन जाएगा ना। देखो एक तरफ बार बार बता रहा है, सिर्फ एक ही काम है, एक तरफ ले जाइए, समाकलन करिए, आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद दिए गए बिंदु से गुजार दोगे, अगर तुम जो भी बिंदु दिया है या फिर सीधे सीधे मान रखने के लिए बोला है, मतलब विशिष्ट हल मिलना तय है, सी का मान निकालो रख दो। ठीक ना, वही विशिष्ट हल उसका। एक ये भी है क्या, ये किस एग्जांपल में आपका नई बुक में किस एग्जांपल पे है, ठीक, एग्जांपल नंबर 8। हल दिया है, क्या दिया है, अच्छा देखो बिंदु तो दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब लिख ही दिए हैं तो लिख देते हैं बिंदु दिया है। बिंदु कितना है तुम्हारे पास, -2 और 3। बुझाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण याद करना है, जो बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना है। पता है, हम जानते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है क्या है, सीधे सीधे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, हालांकि प्रवणता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से कट गया है, पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy dx के बराबर होती है। कुल मिला के रैखिक अवकल समीकरण का प्रथम कोटि के बराबर ही होती है।
तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि वाले ना जानना, जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy/dx के बराबर होती है। तो देखो स्पर्श रेखा प्रवणता दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है ये dy/dx को हम जानते हैं, तो ये कुल मिला के यही दिया है। स्पर्श रेखा प्रवणता मतलब dy/dx का मान कितना दिया है, 2x और बटे कितना दिया है, y का स्क्वायर। ये चीज उसने प्रोवाइड किया है और इसको नाम दें क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर जान तो ये बिंदु अभी नहीं लिखना तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक, बाद में लिख देंगे। और इसको थोड़ी संक्षिप्त कर देते हैं ऊपर तक, और ये ठीक। हाँ, अब देखिए अब हमारा काम क्या है कि दो अचर मिल गए हमको, ठीक है, मतलब सॉरी दो चर मिल गए अपन को, और दोनों चर को पृथक पृथक करना है। तो पृथक करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो देखो ऐसे लिखना, पटाख में लिखे ना, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, dy y इसका लिखो ना तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए dy को हमेशा बाद में लगाने के लिए सोचो, ठीक है ना, तुरंत ना लगा लेना है, क्योंकि शुरुआती दौर में गलत हो सकता है आपका। अब देखो इसके साथ जब क्या ये गुणा क्या होगा, ये y² dy, और इसके साथ कितना हुआ 2x और कितना हुआ dx। अब दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन करेंगे तो इस केस में क्या कहला है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, y का स्क्वायर और क्या हुआ dy, और ये कितना हुआ आपके पास 2x। माइक रखा था बाहर, बताओ ध्यान भी नहीं दिया, वॉइस आई होगी। चलिए ये कितना हुआ 2, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ x का क्या हुआ dx, ठीक। अब इस केस में क्या निकला, अगर हम देखें तो देखो समाकलन तो कर दिए ना, और यहाँ से हो जाए क्या y का क्यूब, और बटे में कितना हो गया 3, और बराबर ये कितना हुआ तुम्हारे पास 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और बटे कितना हो गया 2, और यहाँ पे समाकलनितांक क्या लग गया c। अब इस केस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या बचा, y का क्यूब और बटे कितना हुआ 3, और कितना हुआ x का स्क्वायर और बटे कितना हो गया तुम्हारे पास c, ठीक ना, सॉरी y स्क्वायर बटा 3 बराबर x स्क्वायर धन क्या कहलाया तुम्हारे पास c। और इसी को अब हम क्या कहेंगे, यही समीकरण यानी यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। अच्छा व्यापक हल है। अब क्या बोला है, देखो अगले केस की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, बिंदु इतने तथा इतने से गुजरता भी तो है ना, तो आप क्या लिखोगे, कितने कितने से गुजर रहा है बताओ, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना। समीकरण 2 किस बिंदु से, बिंदु क्या था कितना -2 3 से होकर जाता है, तो बिंदु समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 को संतुष्ट करेंगे। करवाओ संतुष्ट, मतलब पता है y का मान रखना है और x का मान रखना है और कुछ ना करना है। चलो बताओ y का मान कितना है अपने पास, ये है ना, y का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 3, और बराबर x का मान कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, और ये क्या लग गया समाकलनितांक क्या यहाँ पे c है। अब देखो 3 का स्क्वायर करें 3 3 का 9, 3 का भाग दें कितना आएगा 3 ही आएगा, और 2 के बार 2 2 नहीं क्या क्यूब है क्या, अरे हाँ यार क्यूब है, तो 3 का 9 3 27, 27 में 3 का भाग दे दें कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9, और 2 के बाद 2 दूनी 4 और धन c, कुल मिला के घूम फिर के c का मान कितना आ गया 5।
यही तो निकलेगा ना। अब c के मान को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो लिख दो c के मान को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखो तो कितना हो जाएगा बताओ, y का क्यूब और बटे 3 और बराबर कितना हुआ एक्स स्क्वायर और धन कितना हुआ 5, सीधे तिर्यक गुणा करो, ठीक है। y का क्यूब बराबर कितना 3x का स्क्वायर और धन का 5 त्याई 15, और यही क्या है तुम्हारे पास दिए गए, लास्ट में लिख दो, इसके नीचे से ये लिखना है ना, यही दिए गए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का व्यापक, सॉरी व्यापक नहीं, ये विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल है, ऐसा कुछ, ठीक। तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, नॉर्मल सा तो है। अब चलो एक तो प्रश्नावली का देखते हैं सवाल, क्या हालचाल है, कर पाते हो कि नहीं। ये 11 से लेके 14 तक, ठीक है। ये 9.4 नहीं ना, ये तुम्हारे बुक वाली बुक में 9.3 में है, ये पुरानी बुक है इसलिए है। कब की बुक है, 2019-20 की बुक है ये, और तुम 2025-24-25 में पढ़ रहे हो। चलो करते हैं, किसी को कर लेते हैं, 11वां नंबर एक बताऊंगा मैं, हैं बाकी तुम लोग कर लेना। फिर देखो कंडीशन दे रखा है ना, विशिष्ट हल के लिए बोला है, खुद बता दिया ना कि विशिष्ट हल आपको याद करना, और बगल में मान भी दिया है, y का मान 1 है और x का मान 0 है। चलो लिखो, लिखना तो पड़ेगा हल, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण, बताओ अवकल समीकरण क्या है, x का क्यूब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और कितना है dy/dx बराबर कितना है 2x का स्क्वायर और प्लस का 1। उधर वाला मान बाद में रखेंगे ना, जो मान दिया गया है, ठीक, वो तो अलग स्पेशली लास्ट के लिए दिया है। कुल मिला के अपन को dy अगर देखें मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा, फिर ये तिर्यक गुणा करो पहले, तो देखो dy बराबर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का x, फिर ये पूरा बटे में भी जाएगा x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, और ये साथ में क्या रहेगा dx, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा अपन को। आई बात समझ में, बिना ऐसे लिखे कहाँ से काम बनेगा, क्योंकि अपन को तो समाकलन तो करना पड़ेगा ना फिर। और ये कुछ पहचाना सवाल लग रहा है, चैप्टर 7 में अपन पढ़े थे, ठीक ना, उसमें जो 5 कंडीशंस थी, 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन हल किए थे, वो ABC आंशिक भिन्न वाले के तौर पे भी कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो पहले तो यही बन गया, अब अपन कुछ करते हैं, ठीक ना, चलो हल करते हैं इसको। स्पेशली अगर हल करके देखें, देखो अगर यहाँ से दोनों से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन कर ले, मान लो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपन को प्रक्रिया सेम अपनानी पड़ेगी, वो वाली पिछली वाली प्रक्रिया, ठीक। यानी अब देखो इसको तो हमने तोड़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये टूट गया, देखो ये dy हुआ, और इसको हम क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस का क्या लिखे x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ये x स्क्वायर प्लस 1 और कितना हो गया x प्लस 1 का dx। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, 7.5 या 7.6 के अप्रॉक्स कहीं पे था, ठीक ना, उसी में कहीं पे अपन बताए थे, देखे थे। अब देखो सवाल थोड़ी सब खींचेगा, है ना। अब एक कंडीशंस भी थी उसमें,
कि अगर हम नीचे वाला नहीं टूटता एक्स स्क्वायर प्लस इसमें रहता तो सी एक्स प्लस डी के रूप में भी अपन लिखते हैं, तोड़ते हैं तो, ठीक है। तो पहले तो अभी समाकलन करो आप, समाकलन करेंगे तो कितना हो गया डी वाई, और इधर का अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x का स्क्वायर प्लस का कितना x लिखे, पहले हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 1, और इसका क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पता है पहले आप इसी को हल करो, ठीक है, मान के आंशिक भिन्न के तौर पे आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कहीं आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको ये a हो जाएगा और ये bx प्लस c में टूटेगा फिर, और abc का मान निकाल के फिर अंतिम स्थिति में रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका आंसर निकलेगा, ठीक है, इससे पहले नहीं आएगा। तो चलो हल तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक काम करते हैं ना, समाकलन करके एक स्टेप लिख देते हैं। ये हो गया क्या, इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा y, और इसको मान लेते हैं कि i है, और ये समाकलितांक अपन c मान लिया, और इसको नाम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। मतलब ये पूरा मेरा i है। अब माना, ठीक है, क्या माना कि i बराबर इंटीग्रेशन क्या हुआ तुम्हारे पास 2x प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और कितना हुआ x प्लस 1, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ x स्क्वायर प्लस कितना हुआ 1 का क्या है ये dx है। अब देखते जाइए थोड़ी से, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, देखो मानने का काम जब चालू होता है ना, तब तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में इसको भी मान के लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं फिर से, मतलब ये जो 2x का स्क्वायर प्लस x, और ये नीचे तुम्हारे पास क्या, इसको भी कोई समीकरण नाम देना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3, और ये तुम्हारे पास जो x प्लस 1 है और ये x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ऐसा कुछ तोड़ना पड़ेगा, a बटे कितना हो जाएगा x प्लस 1, और प्लस कितना हो जाएगा bx प्लस c, क्योंकि ये bx प्लस c में टूटता जब नीचे वाला कोई नहीं टूटता। तो ये तुम्हारे पास देखो x स्क्वायर, जब नीचे वाले का गुणनखंड नहीं किया जा सकता है तब ये वो bx स्क्वायर मतलब bx प्लस c के रूप में टूटता है। उसमें इंट्रैक्शन भी होगा, देख सकते हो ना, अलग से स्पेशली बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब पहले अभी इसको हल करके abc मान निकालो पहले पूरा, उसके बाद हल कर पाओगे आप। तो देखो दिमाग लगाओ, ये क्या रहेगा 2x का स्क्वायर धन का x, और नीचे कितना हो गया x प्लस कितना हुआ 1, और ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस कितना हुआ 1, और एलसीएम कुल मिला के यही आएगा x प्लस 1 आएगा, और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो a इसके साथ कर भी दो डायरेक्टली, तो ये क्या, पहले चलो a x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना हुआ, ये तुम्हारे पास bx प्लस क्या कहलाया c, और ये कितना कहलाएगा x प्लस क्या हुआ 1, और ये पूरा से पूरा क्या हो गया कैंसिल। तो ये कितना बचा तुम्हारे पास 2x का स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू a, और ये तुम्हारे पास देखो चलोगे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a x का स्क्वायर प्लस का a कम a, इन दोनों के साथ कर दिए। अब इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा bx का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा bx हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया cx हो गया, और ये c कम क्या हो गया c हो गया। इस केस में कितना हुआ 2x का स्क्वायर हुआ धन का x हुआ इक्वल, देखो a और b ये दोनों दिखा, ठीक। तो कुल मिला के ये क्या कहलाएगा a प्लस बी, और इंटू हम क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, मतलब 5 लिख के कॉमन कर लिए हैं, ऐसा समझो आप। फिर bx, अब देखो इन दोनों से अगर हम देखें तो क्या हुआ b प्लस सी, और इंटू हमारे पास क्या हुआ x। अब a और केवल c बचेगा, तो a प्लस क्या हुआ, इसको a प्लस सी करके इसको भी ऐसे ब्रैकेट में डाल दिए। अब हम क्या करते थे, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करते थे। तो यहाँ पे देखो दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में क्रमशः एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, अच्छा एक्स स्क्वायर एक्स व अचर भी लिख लो, एक्स स्क्वायर व एक्स तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, मतलब अचर कभी करेंगे ना। तो देखो दिमाग लगाओ पहले, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी को देखें तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, कुल मिला के a प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब किसके बराबर हुआ 2 के बराबर। इसको कोई समीकरण नाम दे देते हैं, 2 3 तक मान लिए है ना 4। देखो b प्लस सी किसके बराबर हुआ, b प्लस सी यहाँ पे 1 के बराबर हुआ, इसको समीकरण नाम क्या दिए हम 5, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें a प्लस सी के बारे में देखें, इसको भी देखो a प्लस सी तो किसके बराबर है, कुल मिला के ये चर है लेकिन इधर आई ये नहीं है, ठीक ना। तो कुल मिला के कितना हो गया 0, और ये तो वहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब ये तीनों समीकरण को हल करना है और ABC का मान निकालना है, समझ गए। तो नॉर्मल, एक बात तो तुम नॉर्मल सोचो, अगर हम 4 और 5 को घटा दें तो BB वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक समीकरण और बन जाएगा, तो A और C वाले से मान निकाल ले जाएंगे, तुरंत निकाल ले जाएंगे। तो देखो समीकरण 4 और किससे 5 से, ठीक है। तो इसके नीचे फिर से लिखना स्टार्ट करोगे तुम, समीकरण 4 और 5 से क्या लिखोगे, समीकरण किससे 4 व 5 से। अब देखो 4 और 5 से हम अपन हल करने तो क्या हुआ a प्लस बी बराबर 2। अब देखना
दिमाग लगाओ, पहले हम इसको लिख देते हैं सी और प्लस क्या करिए बी और बराबर कितना हुआ 1, मतलब हम कुल मिला के ये घटा रहे हैं और घटा रहे हैं तो देखो बी वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से a माइनस सी इक्वल कितना हो जाएगा, घट के कितना बचेगा 1, और ये नाम देगा समीकरण नंबर क्या 7। मान निकालते बनना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये ध्यान रखना कि आपसे मान निकालते बनना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम किससे करेंगे 6 व 7 से, देखो दिख भी रहा है समीकरण किससे 6 व 7 से, ठीक। तो देखो 6 क्या है तुम्हारे पास a धन c और बराबर 0, और इसमें क्या है a ऋण c बराबर कितना हुआ तुम्हारे पास 1, कुल मिला के c से c वाला पोर्शन कैंसिल और ये 2a बराबर कितना आ गया 1, मतलब एक मान हमारे पास निकल के आ गया 1/2, ठीक। और जैसे एक मान निकला तो अब एक मान सोचो किसी में भी ट्रांसफर कर दो तुम, तो मान तो निकलना है, बिग में आ जाएगा, तो तुम a के मान को कहाँ रख रहे हो, लिख सकते हो, क्या लिखोगे a के मान को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं, समीकरण 4 में रखने पर, और जब 4 में रखेंगे तो बताओ a का मान कितना है तुम्हारे पास 1/2 धन b बराबर कितना 2, और जब उधर लेके जाएंगे तो तुम दिमाग लगाओ, उधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, तो एलसीएम आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 घट जाएगा, देखो b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2, तो इस केस में तुम्हारे पास कितना 2 दूनी 4 मतलब कितना आ गया 3/2, मतलब b का मान तुम्हारे पास कितना निकल गया 3/2 आ गया, यानी b का मान आपके पास कितना निकल गया 3/2। अब बचा c का मान, तो चाहे a का मान को ट्रांसफर कर दो, कहीं भी ट्रांसफर, यहीं पे ट्रांसफर कर दो, साथ में चाहे कर दो, लिख दो, इसके नीचे लिखना ना a के मान को समीकरण नंबर कहां 7 में रखने पर, और जब 7 में रखो तो a का मान कितना है तुम्हारे पास बताओ, एक मान 1/2 और ऋण c और बराबर 1, ऋण c को इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, तो कुल मिला के c का मान भी 1/2 ही निकलेगा, आप हल करोगे तो, मतलब a b और c का मान निकल गया, ठीक है। अब जब तीनों मान निकल गए तो a b c का मान पूरा जब निकल गया ना, तो वहां ले जाके रखना पड़ेगा, कहाँ समीकरण नंबर जो 3 माने हो तुम, ठीक है। देखो a b व c के मान को कहाँ पे रखोगे, समीकरण नंबर किसमें 3 में रखने पर, चलो देखो पहले समीकरण नंबर 3 देखो, a का मान याद करो थोड़ी सी कितना, ठीक ना, ये हो गया, याद क्या करोगे भाई देख लेंगे अपन, इसमें भी नहीं, इसमें पहले रखना पड़ेगा, इसको 3 हटाओ, इसको 3 मानना पड़ेगा बेटा आपको, ये है 3, समझे, फिर इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर इसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे, समझ गए। तो कितना था 2x² + 1, इसको याद करो, ठीक है, और लेके चलते हैं फिर वहां तक, 2x² + x, और इधर देखना फिर एक तरफ का याद कर लो, दूसरे तरफ का खुद ही आ जाएगा। देखो जब रखेंगे तो क्या था 2x² प्लस का x और बटे कितना है x + 1, और नीचे कितना है तुम्हारे पास x² + 1। अब बराबर पहले a में टूटा तो एक मान कितना था 1/2, तो 1 बटे क्या लग जाएगा 2, और नीचे क्या रहेगा x + 1, ठीक है। फिर प्लस b का मान आपने क्या लिखा है, देखो b x था तो 3/2x, और ऋण 1/2 हो जाएगा, सॉरी ऋण नहीं ध्यान का ही रहेगा, और बटे में कितना है x² प्लस कितना है 1। रेड कलर दिखाई दे रहा है कि चेंज कर दें, ये हुआ कितना 1/2 x + 1, और धन यहाँ से देखो कॉमन कर लोगे ना तो कुल मिला के 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 ये हो गया, और यहाँ पे कुल मिला के ऐसे ये सोचो ऐसे कि बटे भी आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 3x धन कितना हो जाएगा 1, और ये बटे 2 नीचे आ जाएगा, और कितना रहेगा x² + 1, ये मान निकलेगा कितना है ये आ गया तुम्हारे पास क्या 2x² धन का x और बटे कितना x + 1, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास x² और प्लस कितना हुआ 1। अब वो जो i वाला रखे थे ना उसमें रखना पड़ेगा, जो i बराबर से अपन लेके चले थे इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे जगह में ये लिखना पड़ेगा 1/2 x धन 1, ठीक, और धन कितना 3x धन 1, और कितना हुआ 2x² और धन कितना हुआ 1 का क्या कहलाया dx। लंबे मेथड में अपन आ गए क्या, ठीक। अब देखो i बराबर अलग अलग करोगे तो 1/2 ये बाहर हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा 1 बटा कितना बचेगा x + 1 का dx हो जाएगा, यहाँ से 3/2 हो जाएगा,
और ऊपर क्या रहेगा x प्लस 1 रहेगा, और नीचे कितना रहेगा कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 1 का क्या हो गया dx। अगर आप ध्यान देना तो वो भी टूटेगा भी, ठीक है, क्योंकि x के साथ अलग अलग होगा। तो इस केस में कितना 1/2 और ये 1/x प्लस 1 का dx प्लस 3/2, और ये टूटेगा तो देखो x अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का dx, और अगले के साथ भी 3/2 एडजस्ट होगा, और ये कितना होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx, ऐसा कुछ टूटेगा, समझे। फिर अब देखो ये बना i बराबर 1/2। अब दिमाग लगाना, मानने का केस चालू, ठीक ना, थोड़ी सी बार बार मान के नहीं लिखेंगे, नीचे वाले को t मान लेते हैं तो कुल मिला के x का 1 हो जाएगा, तो dx सीधे सीधे चला जाएगा dt में, तो कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के हो गया log, और क्या रहेगा x प्लस 1 मतलब log t हो जाएगा, तो log t को 1/t, और t में तुमको ये और इसका कलम भी करो तो वही 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। फिर धन ये कितना हुआ 3/2। अब इसको तुम दिमाग लगाओ, इसको मानोगे तुम, नीचे वाले को मानोगे t, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2x और dx चला जाएगा dt में। तो देखो रियल में ऐसे सोचो ना कि जब हम t मान रहे हैं तो कुल मिला के 2x और dx चला गया dt में, तो हमको x dx रखना है, तो x और dx dt में जाएगा तो 1/2 dt में जाएगा, तो ये अगले पोर्शन में कितना हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और नीचे वाले t मानो तो क्या हो जाएगा log, और t का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा 1, और ये वाला 3/2 1/x² प्लस a स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक का स्क्वायर भी चढ़ा लेंगे तो x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x बाई a, 1 क्या था 1/2a होता है, 1/2a x स्क्वायर, सॉरी 1/2a tan इनवर्स x बाई a, चेक करो थोड़ी सी देख लो, है ना, 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो dx होता है वो होता है 1/2a, और क्या होता है tan इनवर्स, सॉरी 1/a, है ना, केवल 1/a होगा, और tan इनवर्स x बाई a, ये सूत्र बनेगा। इससे कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1/a मतलब एक जगह तो एक ही है, ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है तुमको, और क्या हो गया तुम्हारे पास tan इनवर्स x बाई a मतलब x बटा कुल मिला केवल tan इनवर्स x, ठीक ना, और बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यार ये तो बहुत लंबा आया होगा यार, फिर अभी हमको बिंदु भी दिया होगा तो बिंदु से गुजारना भी पड़ेगा। हाँ, अब इस मान को हम क्या करें, ये तो मान लो ठीक है निकल गया, इस मान को हमको क्या रखना पड़ेगा समीकरण नंबर कहाँ पे 2 में। सवाल बहुत ही ज्यादा लंबा चला गया। देखो आई का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ समीकरण नंबर किसमें 2 में, और किस बिंदु से गुजर रहा है बिंदु भी बताना, फिर देखते हैं। आई के मान को समीकरण किसमें 2 में रखने पर, और 2 में रखेंगे तो y बराबर कितना हुआ, पहले क्या था i था ना, तो इसी पूरे को उठा लो अब, और क्या, समाकलितांक क्या रहेगा c, मान रख दिए, ठीक है, यही क्या है दिए गए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल है। इसको नाम देते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, समीकरण 7 तक पहुंचे थे, समीकरण नंबर 8, ठीक। अब ये जो समीकरण 8 है वो किस बिंदु से गुजरता है, यानी दिया क्या है बताओ, दिया क्या है, x बराबर कितना है, y बराबर कितना है 1, और x बराबर 0, तो रखो मान। समीकरण किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर किस में 8 में,
तो रखोगे तो कितना y की जगह हम कितना रख दिए 1, और कितना हुआ 1/2, और कितना होगा log, दिमाग लगाओ ये 0 हो जाएगा तो कुल मिला कितना बचा 1, और कितना हुआ 3/4, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास, ये इसका 0 हो जाएगा तो बचे कितना 1, और कितना हुआ 3/2, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास tan इनवर्स, और ये कितना हुआ 0 समाकलितांक c। कुल मिला के देखो एक सीधी सी बात अगर हम देखें, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, tan 0 का मान तो 0 हो जाएगा, 0 में तुम्हारे पास t ना, tan इनवर्स 0 में ही हो जाएगा, मतलब ये सब खत्म हो गया, केवल c का मान 1 आया। सब खत्म होने के बाद c का मान कितना निकल गया 1, और c का मान अगर तुम कहाँ समीकरण नंबर 8 में रखोगे, c के मान को हम कहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 8 में, तो कितना आया y बराबर कितना हुआ 1/2, और ये क्या कहलाया log x प्लस कितना हुआ 1, और प्लस कितना हुआ 3/4, और ये कितना हुआ log, और ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3/2, और ये क्या कहलाया tan इनवर्स, और कितना हुआ x, और समाकलितांक c की जगह कितना आ जाएगा 1। कहाँ पे छोड़ा है पहले ये बताओ, सेट भी करना पड़ेगा हो सकता है। कहाँ छोड़ा है, नहीं आया है यहाँ तक, कहाँ पे छोड़ा है तो है y बराबर 1/4, फिर log, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, फिर ब्रैकेट में माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस 1। तो tan इनवर्स x प्लस 1 तो है ये मान लो, 3/2 नहीं है क्या, -1/, आंसर क्या है बताओ, थोड़ी सी ना सेट करते हैं। बताओ y बराबर कितना है 1/4, ब्रैकेट में है 1/4 log, ब्रैकेट 1/4 log ब्रैकेट, फिर फिर अंदर ही x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ब्रैकेट बंद, फिर -1/2 tan इनवर्स x, और फिर +1 अलग कि ब्रैकेट में x प्लस 1 है। हाँ तो आ तो गया है, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसी को सेट करना है, ठीक है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे, दिमाग लगाना है, नॉर्मल सी बात अपन को देख रहे हैं, ठीक है। y बराबर कितना है, अगर मैं इन दोनों से, समझना इन दोनों से मैंने क्या किया, ठीक ना, 1/4 मैंने कॉमन किया, तो जब मैं 1/4 करूँ कॉमन करूँ तो कितना log ये हो गया, और यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log, और कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा ये 4 कहाँ से ले आया मैंने, x स्क्वायर प्लस 4 था कि कुछ और था, 1 था शायद ना, x स्क्वायर प्लस 1 था, धोखे से लिख गया 4, ठीक, ये x स्क्वायर प्लस क्या था 1 था, ठीक, ये क्लोज किया, और 3/2, और ये कितना है tan इनवर्स x प्लस कितना है 1 है। अच्छा यहाँ भी 4 लिख दिया हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 1 हुआ, ठीक है। गुणा करेंगे अगर हम तो 1/2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। जब इसके साथ तो 3/4 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में कितना हुआ, y बराबर कितना हुआ 1/4 ये है, और अगर हम देखें तो ये क्या कहलाया log, और कितना हुआ x प्लस 1 का क्या हुआ होल स्क्वायर, क्योंकि n log m मतलब उसके सिर में चढ़ा दो ले जाके, ठीक है। इस हिसाब से तो फिर इसके भी सिर में चढ़ गया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब हो गया, और ये प्लस तुम्हारे पास कितना हुआ 3/2, और कितना कहलाया tan इनवर्स x, और प्लस कितना कहलाया 1 हुआ, ठीक। अब इस केस से तुम्हारे पास क्या हो गया, y बराबर कितना हुआ 1/4 हुआ, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, सॉरी tan नहीं है log है। अब दिमाग लगाओ, log m प्लस log n, तो क्या log m इंटू n, तो log ये हो गया, और ये कितना हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डॉट कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हुआ होल क्यूब, ये केस अप्लाई हो गया, ठीक है। और प्लस कितना हुआ 3/2, और ये कितना कहलाया तुम्हारे पास tan इनवर्स x प्लस कितना हुआ 1, ठीक। लेकिन अभी ये समस्या क्रिएट कर रहे हो, आपकी बता रहे हो ऋण का 1/2 x आया है, तो ऋण 1/2 कैसे हो गया, कहाँ पे मिस हो गया, ठीक। ऋण का 3/, मतलब अपने पास तो धन का आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, ऋण 1/2 कैसे आ सकता है, चेक करो कहीं पे मिस किए क्या हम सी का मान मिस आउट किए हैं क्या, सी के मान में मेरे को डाउट लग रहा है कि मैंने सी का मान गलत निकाला है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि सी का मान मैंने गलत निकाला था, और अगर सी का मान गलत निकला होगा तो कंफर्म है। देखो सी का मान गलत ही है, देख लो यहाँ पे। अगर मैं सी को इधर लेके जाऊंगा, बात समझना, अगर मैं सी को इधर लेके जाऊंगा ना तो एक इधर जब आएगा ना तो ऋण 1 कहलाएगा, और ऋण 1 कहलाएगा ना तो सी का मान मेरे पास पता है -1/2 निकलेगा। ये देखा, अब -1/2 निकला ना तो फिर इसका मतलब यहां से सब गलत हुआ है, फिर मतलब चिन्ह थोड़ी से मिस हुआ है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन अपने पास क्या हो जाएगा, -1/2 चलेगा, फिर ये माइनस का चलेगा, ये माइनस। तो फिर इस केस में ये भी माइनस, ये 3x - 1 क्योंकि बाई 2 चलेगा, और यहाँ पे भी चलेगा क्या 3x और माइनस का 1, 3x - 1। और अगर ये चला 3x - 1, एक गलती और यहां से दिखाते हैं, ठीक ना, मिस आउट हुआ है। देखो 3/2 इकट्ठा कॉमन कर लिए अपन, और अगर इकट्ठा कॉमन किए तो इसका मतलब यहाँ पे अपन को बटे में डालना था 3, यहाँ पे बटे में 2 डालना था, क्योंकि अगर ऊपर गुणा भी करेंगे ना तो यहाँ से गलत हुआ है, फिर पूरा गलत हुआ है यहाँ पे लास्ट तक। तुम लोग ध्यान भी तो नहीं दिए, देखो यहाँ से गलत हो गया ना। वो तो ठीक है, 1/2 के साथ अलग हो गया, लेकिन ये 3/2 के साथ एक अलग होगा, और एक तुम्हारे पास इसके साथ अलग होगा, फिर इसके साथ 1/2 केवल चलेगा। ये चलो दोबारा करना पड़ेगा, अब क्या है, बैठे रहते तो देखते नहीं हो क्या। इधर देखो, कहां पे मान रखना था, ये मान हम कहां रख रहे थे समीकरण किसमें, 3 में। देखो जब समीकरण 3 में रखेंगे ना तो क्या था, i बराबर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा 1/2 x + 1 का dx, और प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3x - 1 अपॉन कितना हुआ 2, और कितना हुआ x² और प्लस कितना हुआ 1 का dx। ध्यान से देखना थोड़ी सी है। अब i बराबर देखो 1/2, जब अलग अलग कर रहे हैं ना तो ध्यान होना चाहिए इधर कि हम अलग अलग कैसे कर रहे हैं। ये कितना हुआ x + 1 का क्या हुआ dx हुआ। अब ये वाला जब पोर्शन अलग होगा ना 3/2 वाला पहले अलग कर दो पूरा, ठीक है। तो ये देखो 3x, और ये क्या हो जाएगा x² और प्लस कितना हुआ 1, इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये साथ में तुम्हारे पास 2 भी रहेगा, और ऋण तुम्हारे पास कितना 1, और ये भी अलग हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा ये x² + 1 का dx। तो ये पहले मैंने अभी ब्रेक किया है, ठीक है, इसको भी ब्रेक किया, उसको भी ब्रेक कर दिया। अब सबको अलग अलग कर रहा हूँ, तो अलग अलग करूँ तो 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 क्या हुआ x + 1 का क्या हुआ dx, और यहाँ से 3/2 ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा x, और नीचे कितना हो जाएगा x² + 1 का dx हो जाएगा, ऋण का 1/2 हो जाएगा, और कितना होगा 1/x² प्लस कितना 1 का क्या कहलाया dx कहलाया, ठीक है। ये बन जाएगा। अब यहाँ से समाकलन करना स्टार्ट करो फिर, तो जब करोगे तो कितना हो जाएगा 1 क्या हुआ 2, और ये कुल मिला के log x प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 3/2, और ये सीधे सीधे 1/4 भी हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा log, और कितना हो जाएगा x² + 1 और माइनस 1/2, और ये क्या कहलाएगा tan इनवर्स, और कितना हो गया x और समाकलितांक c। ये है मेन चीज, ठीक। मतलब उतने तक समय अलग अलग करने में थोड़ी सी मिस हो गया था, ठीक है, और तुम लोग ध्यान भी नहीं दिए थे, बैठे तुम लोग तो वैसे सोते रहते हो लगता है। सब कट करो अब देखो इस केस में कितना हुआ i बराबर, अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1/, देखो अगर तुम चाहो ना तो 1/4 यहाँ से कॉमन भी करते जाओ, तो कितना हो जाएगा 2, और कितना हुआ log, और x प्लस कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कुल मिलाकर 1/2 में आ जाएंगे, और यहाँ से 1/4 बाहर हो गया तो कितना बचा तुम्हारे पास, सॉरी ये 1/2 आएगा क्योंकि 2 था, तो जब देखो 1/4 बाहर हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा, और ये कितना हुआ यहाँ से log, और कितना हुआ x² + 1, और इससे कॉमन किए -1/2, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ tan इनवर्स x, और समाकलितांक क्या हो गया c हो गया। तो ये तुम्हारे पास कुल मिला, अभी इसको पता है कहाँ रखोगे,
समीकरण किस में रख रहे हो, समीकरण 2 में। और जब समीकरण 2 में रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हुआ 4, और इस केस में कितना हुआ 2, और ये log और कितना हुआ x प्लस 1 और प्लस क्या हुआ 3, और ये log x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1/2, और ये क्या कहलाया tan इनवर्स x, और समाकलितांक क्या कहलाया c। अब ये किस बिंदु से जाता है, इसको नाम दे दो एक, समीकरण नंबर नाम क्या देंगे हम 8। ठीक, सवाल ये काफी बड़ा था। अब देखो दिया क्या है बताओ, कितना है x बराबर 0 और y बराबर 1। अब हम इसको रखते हैं समीकरण किस में 8 में, तो जब रखोगे तो देखो y जब कितना आ गया 1, और ये कितना है तुम्हारे पास 1/4, दिमाग लगाओ, जब यहाँ पे रखोगे तो कितना हुआ ये 2, और कितना हुआ log, और ये कितना हो जाएगा कुल मिला के बाद कितना 1, और यहाँ से 3, और कितना हुआ log, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, जब मतलब कितना हो जाएगा केवल 1, क्योंकि x m 0 हो जाएगा, और कितना हुआ -1/2, और ये कितना हुआ tan इनवर्स, और x m कितना हो जाएगा 0, समाकलितांक c, ये सब 0 हो जाएंगे। tan log का मान 0, log का मान 0, tan 0 का मान 0 हो गया। कुल मिला के c का मान कितना निकला, c का मान अपने पास केवल कितना निकला 1, और c का मान को समीकरण 8 में ट्रांसफर कर दो फिर से। ये नीचे वाला सब पोर्शन गलत हो गया था, एक चीज बताओ मिस हुआ तो सब चला गया। अब बताओ समीकरण 8 में रखेंगे तो क्या हो गया, समीकरण किसमें 8 में रखने पर हाँ बताओ क्या दिया गया समीकरण 8, y बराबर 1/4, साथ में हल भी करते जाओ। ये log जो है ना n log m के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर में कितना हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा log यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और पावर में चला जाएगा कितना 3, और माइनस का 1/2, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास यहाँ से tan इनवर्स x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब इस केस में कितना हुआ यहाँ से 1/4, और ये log m प्लस log n के अकॉर्डिंग कितना हो गया log, और कितना हुआ x प्लस 1 का क्या हुआ क्यूब, और डॉट तुम्हारे पास सॉरी स्क्वायर, और डॉट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास क्यूब। ठीक है, ये बन गया, और तुम्हारे पास ये बन गया क्या -1/2, और ये क्या हुआ tan इनवर्स x, और प्लस कितना हुआ 1, और कुल मिला के यही तुम्हारे पास क्या है दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। यही तुम्हारे पास क्या है विशिष्ट हल है। देखो ये थोड़ी सी सवाल लंबा खींचा है, ठीक है ना, ये मतलब ये ध्यान रखना है ना कि अपन को मेथड नहीं छोड़ना है किसी भी हिसाब से, ठीक है, हल तो करना पड़ेगा जैसे आप हल करो। ठीक, प्रोसेस देखो कैसे हुआ है 11वां नंबर। ठीक है, पहले हम क्या किए एक एक तरफ किए, और एक एक तरफ करने के बाद जब अपन हल कर रहे हैं तो dy का जो मान निकला चर को अगर हम पृथक पृथक कर दिए तो चर पृथक करने के पश्चात हमारे पास क्या बन गया ये बना, और इसको हमने देखा ठीक है कि ये क्या है चैप्टर 7 में अपन हल किए थे तो उस मेथड से हल होगा। ठीक, तो क्योंकि ये आंशिक भिन्न बन रहा है ठीक है ना, और आंशिक भिन्न का जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले मान लिए ठीक है, आई का नाम दिया और आई बराबर हमने ये मान लिया। अब इसमें हमने माना कि भैया ये ए में टूटेगा और नीचे वाला क्या टूटेगा जिसका गुणनखंड नहीं होता है ठीक है, मतलब ये ब्रेक अगर नहीं हो रहा तो bx प्लस सी में टूट जाएगा। ठीक है, और इसको अपन आंशिक भिन्न के तौर पे हल करने के बाद हमने क्या किया ABC का मान निकाले, और ABC का मान निकाल के ले जाके वहां पे रखते हैं तो हमारे पास ये मान निकल गया। और इसको जब हम समीकरण 3 में मतलब ट्रांसफर किए तो I का मान कुल मिला के निकालेंगे तो हम यहाँ पे अलग अलग करने के बाद इसको फिर से हल करना है, और हल करने के बाद हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अच्छा ये जब बन गया तुम्हारे पास तो कुल मिला के जानते हो फिर हमने जब समीकरण 2 में ट्रांसफर किया तो y बराबर तुम्हारे पास क्या बन गया, ये तुम्हारे पास व्यापक हल है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, ये व्यापक हल है ना, यही क्या है तुम्हारे पास व्यापक हल है, लिख देना। ठीक है, थोड़ी से व्यापक हल। अब बताया है कंडीशन कि x का मान 0 रखना, y का मान 1 रखना है। जब हम व्यापक हल में रखेंगे तभी तो मान निकलेगा, इससे पहले तो मान नहीं निकलेगा। तो जैसे अपन क्या करते हैं रखते हैं, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या बन गया, रख के हल भी करेंगे जैसे अपन हल किए। ठीक है, तो सी का मान आ गया, सी का मान ट्रांसफर कर देंगे व्यापक हल में, तो कुल मिला के जो आपके पास ये निकला यही तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं है कुछ, ये पहले का था। और ध्यान से थोड़ी केयरफुल करना है ना, क्योंकि अगर केयरफुल नहीं करोगे तो थोड़ी मिस हो जाएगा फिर। ठीक है ना, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और ये सवाल तो बड़ा है, बाकी जितने भी सवाल होंगे सब कर लेना। ठीक है ना, कोशिश करना, नहीं फिर मैं बताऊंगा सब। काहे दांत निकल